ये 5 साल पहले बनी थी। मुझे याद है कि भाई साहब के ऑफिस में हमने बैठ के मीटिंग की थी, जब ये आइडिया हमको आया था कि भाई साहब जम्मू की गिल्ड बननी चाहिए ताकि जो प्रेस के मसाइल हैं वो किसी न किसी तरह से हम तो आहिस्ता आहिस्ता आज हम जहाँ पहुँचे तो 4 तारीख को मीटिंग थी हमारी, इसी होटल में हमने रखी थी। चेयरमैन साहब हैं हमारे गिल्ड के राज लोजा जी, स्टेट टाइम ग्रुप्स के मालिक। तो हमने ये उस दिन निर्णय लिया था कि कोविड के दौरान काफ़ी मसाइल और भी बढ़ गए थे, जो पीछे थे वो तो थे, लेकिन इस के दौरान में काफ़ी दिक्कतें और परेशानियां जो हमारे मुलाजमों को, क्योंकि एडिटर जो होता है, जो प्रेस चलाता है, उसकी 2 ट्रेन ड्यूटीज होता है। एक तो जर्नलिज्म चलाना सबको साथ लेकर, दूसरा प्रेस चलानी, वहाँ पे जो मशीन मैन होता है हमारा और उसके साथी होते हैं, वो सब लोग एक यूनिट होता है। दूसरा जर्नलिज्म का यूनिट होता है जहाँ हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों के मसाइल उठाते हैं। तो ये सब दिखते हैं, उनकी परेशानियां हमारे नज़र में आई। उसमें फोटोग्राफर भी आता है, आज होटल वाले भी आ गए। मैं देख रहा था कि पिछले दिनों में जितनी मेहनत, जितनी क्रेडिबिलिटी सोशल मीडिया ने बनाई है, जम्मू के अंदर नहीं पूरी कंट्री के अंदर, तो ये बड़े सब मुबारक के हकदार हैं, सारे के सारे मुबारक के हकदार हैं। क्योंकि आज काफ़ी लोगों का एतबार जो है, वो क्रेडिबिलिटी जो है, वो काफ़ी न्यूज़पेपर से या बाकी लोगों से उठती जा रही है और वो सोशल मीडिया पर आके बैठती है। तो इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस मुश्किल दौर में आप सब ने अपने अपने पोर्टल से लोगों की प्रॉब्लम्स को उजागर किया। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि इस दौर में हम जो एडिटर्स मालिक हैं, प्रेस अकाउंट करते हैं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो दुश्वारियाँ गिल्ड को आती हैं सैलरी देने में, बाकी चीज़ें देने में, ताकि शॉर्ट लिस्टिंग ना कर सकें अपने मुलाजमों की। तो हमारे में टाइम हमारे पास भी शिकायतें आती रही। तो हमने ये मुनासिब समझा कि सब लोग बैठकर गिल्ड के मेंबर्स इस पर विचार करें। तो विचार करके हमने कुछ जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया 4 तारीख को, तो हमने एक उससे रेजोल्यूशन पास किया कि इन जितनी भी दुश्वारियां हैं, मुश्किलात हैं, ये हम गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचाएंगे। और उस दिन हमने पूरी की पूरी अथॉरिटी रेजोल्यूशन पास करके हम सब ने हमने दलूजा साहब को दी, राज दलूजा जी को, कि अगर टाइम जो है अगर एक शख्स को मिलता है, क्योंकि कोविड का दौर जा रहा है, मुश्किल दौर है, हो सकता है सबको टाइम ना भी मिले, इस वक्त सब चाहते हैं कि भाई टाइम देने से। तो मैंने कहा कि भाई साहब एक रेजोल्यूशन पास करके इनको अथॉरिटी दे दी। तो इनको गवर्नमेंट ने बुलाया, गवर्नमेंट के जो एडवाइजर हैं, मीडिया एडवाइजर्स, उनसे इनकी कल बातचीत हुई। हमने एक मेमोरेंडम तैयार करके दिया था, ताकि वो शॉर्ट प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि सब नहीं लिख सकता, ना सब रेज हो सकती हैं, लेकिन हमने कुछ को शॉर्ट लिस्ट किया। तो उनमें वो जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रॉब्लम थी, उनमें कुछ प्रॉब्लम जो ऐसी थी जो सब लोगों की कॉमन थी, जो मीडिया हाउसेज जो है वो फेस कर रहे थे। उनमें से एक था नॉन बजटरी जो है एड्स आती हैं, तो उनकी जो पेमेंट है वो होती ही नहीं है, या तो 2-2, 3-3 साल नहीं होती है, या मीडिया वालों को थमा दिया जाता है टीचर्स को कि भाई साहब आप ये बिल ले जाइए, ऐड आपने छाप दी है, लाखों करोड़ों रुपए आप जाके ट्राई करते रहिए। तो ये बड़ी बुरी बात थी कि भाई दिल्ली से होती है, रेलवे की होती है, बाकी अदारे हैं, तो वो अपना अपना काम किया, तो उन्होंने देखना गवर्नमेंट ने। तो एक ये प्रॉब्लम थी जो दलूजा साहब ने बातचीत की, या खुद बताएंगे कि उसका आगे क्या हुआ। लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हमने शॉर्ट लिस्ट की और हमने इनको मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम के बाद की बात, इनकी क्या बातचीत हुई ये खुद बताएंगे, लेकिन मैं उतनी बातचीत बता रहा हूँ जो हमारी 4 तारीख तक हुई, वो जो प्रोग्रेस थी वो मैं सब आपके सामने रखा। इसी तरह से हमने बाकी रेट्स की बात की। अब इस वक्त 5 अगस्त के लिए, 5 अगस्त 2019 से आज तक हमारे जितने लॉज हैं वो सारे चेंज हो गए हैं, वो सेंट्रल लॉज आ गए, पॉलिसी सेंटर्स की आ गई है। तो हमने ये कहा कि रेट वाइज बाकी चीज़ें जो हैं वो पॉलिसीज आप यहाँ पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते, जब बाकी लॉज आ रहे आपने इम्प्लीमेंट कर दी है। तो जो प्रेस लॉज हैं उनमें आपको क्या दिक्कत और परेशानी है, या तो आपको पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो हमने मेमोरेंडम दिया है उसमें ये सारी बातें उजागर हुई हैं। तो आगे कैसे इसको संज्ञान देगी सरकार, ये दलूजा साहब बताएं। इसी तरह से हमने बाकी जो हमारे इंश्योरेंस की बात थी, हमने ये 2-3-4 बार पहले भी उठाई थी कि साहब जो किसी वक्त हमारे आपको मालूम है कि 2-4 लोग फोटोग्राफर्स की डेथ ऐसे वक्त में हो गई थी जब वो शूटिंग्स कर रहे थे, स्पॉट पर थे।
टारगेट्स हो रहे थे तो उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी किसी को गोली लगने से। तो हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं है, ना हमारे पास तो ऐसी इंश्योरेंस है कि भाई साहब हम उन लोगों की मदद कर सकें। इंडिविजुअल लेवल पर एक अलग बात होती है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना किसी चीज़ को परमानेंटली कि साहब कोई भी किसी की डेथ हो जाए ऐसे ऑन ड्यूटी, तो उसके लिए क्या एक प्रावधान होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रेज किया है, जो मेमोरेंडम दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पर्सनल 1-to-1 बात हो दूजा साहब की, और ये बताएंगे कि अभी इनको एक टेलीफोन भी आया है एडवाइजर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का, तो ये खुद बताएंगे कि इनकी क्या बातचीत हुई है और ये आगे इसको कैसे लेके जाएंगे। इसी तरह से हमने और जो मसाइल उठाए थे उस 4 तारीख को, तो वो हमने सारे इनकॉर्पोरेट किए थे कि साहब जम्मू का जो मीडिया है इसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं। इसने कभी भी एंटी नेशनल कोई बात नहीं की, कभी। तो जब एंटी नेशनल बातें कहीं और होती हैं तो उसका खमियाजा जो है जम्मू वालों को भुगतना पड़ता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल पोर्टल वाले हो, बाकी हो, सोशल मीडिया हो, तो इन सबको दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। तो आज जितनी बातें हमने की इस वक्त, इसके अलावा जो इंश्योरेंस की बात थी, बाकी थी प्रेस की थी, प्रेस कॉलोनी की बात थी, ये मैं जब दुबे साहब को पहले शुरू में हमने बढ़ाया था तो हमने उस वक्त भी गवर्नमेंट के पास हमारे वो पुराने मेमोरेंडम पड़े हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबे साहब से कि वो पुराने मेमोरेंडम भी जो है उनको भी उठाया जाए, ताकि एक प्रेस कॉलोनी सेपरेट बना दी जाए, ताकि वहाँ पे जैसे बाहर प्रेस कॉलोनी आपने देखा है दिल्ली में, सर कश्मीर में प्रेस कॉलोनी है, लेकिन जम्मू में आज तक महरूम रखा गया। इसी तरह से प्रेस ऑफिस थे, इसी तरह से हम चाहते थे कि भाई उस दिन हमने डिस्कशन में किया था कि साहब आप लोग श्रीनगर में जहाँ पे आपको दिक्कत और परेशानी आती है कि भाई साहब मीडिया को कोऑपरेट नहीं करता है, नेशनल बातें नहीं लिखता है, या वो ऐसी बातें लिख देते हैं जो सेंसिटिविटी जिससे क्रिएट हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर वो चाहती है, तो हम सब लोगों ने उसने फैसला किया था कि क्योंकि जम्मू का नेशनल मीडिया है वहाँ पे एस्टैब्लिश हो सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, उनको भी आप जगह दीजिए, उनको भी कॉलोनी अगर उनको शार्ट है उनको भी दीजिए जगह, जो फैसिलिटी देनी। लेकिन अगर आप हमको हमारे मुताबिक सारी फैसिलिटी देते हैं तो हम ये हाउसेज वहाँ पे खोल सकते हैं, प्रेसेज वहाँ पे चला सकते हैं रेगुलर बेसिस पर, और चला के दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय हमारी कंडीशन में। लेकिन जो सरकार को बातें करनी है वो तो सरकार को ही करनी है, जो सिक्योरिटीज देनी है या बाकी चीज़ों का बिजली चीज़ होती है, जगह चीज़ होती है, सहूलियत अगर वो देते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज को दी जाती है, ये कह रहे हैं इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, तो हम कहते हैं हम भी बड़ा बढ़ने को तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से और इन्होंने ऐसी बातें कही थी कि साहब मैं ये चाहूँगा कि दूजा साहब ये पॉइंट भी रेज करें जो हमने उससे डिसाइड किया था कि साहब जो कुछ जो वेलफेयर है, चाहे वो फोटोग्राफर की है, जर्नलिस्ट की है, ये स्कीम बड़ी बड़ी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर नहीं है। वेलफेयर हैं तो जर्नलिस्ट की वेलफेयर कैसे की जाए, एक्ट बनाए हैं, कुछ जम्मू के थे पहले, अब ये दिल्ली के हैं, दिल्ली से जो सारे इम्प्लीमेंटेशन हो गए, लेकिन ग्राउंड पे एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि साहब वो उनकी भी अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है गवर्नमेंट लेवल पर, हमसे जो कंट्रीब्यूशन होगी, हमने एक बार पहले भी इसका रेजोल्यूशन पास किया था, फिर कोविड वगैरह की वजह से ये स्लो डाउन हो गया सारा। अगर गवर्नमेंट हमको कहेगी कि साहब हम किटी करते हैं इंश्योरेंस की सब लोगों के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए या बाकी जर्नलिस्ट के लिए, तो मैं समझता हूँ कि दूजा और जितने मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों की करने को तैयार हैं, हमें जो कहेंगे इंश्योरेंस के लिए डालने को तैयार है, लेकिन आप लोगों की भी सहूलियत उतनी ही। मेडिकल इंश्योरेंस की भी बात देखिए, इस वक्त हर जगह कोशिश है गवर्नमेंट की कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस दी जाए, तो हमारे जर्नलिस्ट को क्यों नहीं, हमारे जो बाकी फोटोग्राफर्स हैं उनको क्यों नहीं, मीडिया के हाउसेस को क्यों नहीं। तो मैं समझता हूँ हर शख्स जो इस दायरे में है उसका इस वक्त जो क्रिटिकल दौर जा रहा है, खासकर कोरोना वायरस का, उसके लिए जो भी सरकार हमसे मदद चाहती है वो हम सरकार की मदद करने को तैयार है, लेकिन सरकार को पहला कदम उठाना पड़ेगा कि भाई मीडिया हाउसेस के लिए जितने भी आप लोग हैं, हम लोगों को क्या करना है, हमको क्या किटी डालनी है, हमको कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है, हम वो कंट्रीब्यूशन करने के लिए सब तैयार हैं। लेकिन आप लोगों की इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस हो, किसी तरह से भी इंश्योरेंस हो, इंस्टीट्यूशनलाइज प्रेस वाइज इंश्योरेंस, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इस दौर में तो किसी को ये पहला कदम उठाना था। तो हमने गिल्ड की तरफ से, क्योंकि हम पहले से उठाते 5-6 साल से उठाते आ रहे थे, बीच में स्लो डाउन हो गया, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम सब ने मुनासिब समझा पिछली मीटिंग में, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में
अगली मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से होगी तो हमारे चेयरमैन साहब हमारी सबकी आप सबके सामने हमारी कंसेंट है, इनको रेजोल्यूशन में दोहरा रहा हूँ कि अगर एक को भी बुलाएंगे ये जाएंगे, अगर वो 2 या 3 को, मैं मेरी कोशिश यही रहेगी कि सब इनको हम प्रेस करें कि कम से कम 2-3 शख्स को बुलाएं। किसी वक्त एक शख्स से कोई बात रह जाती है तो कम से कम 2-3 लोग होंगे तो ये हम सारी की सारी बातें जो हैं वो रख सकते हैं। लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं है कि सरकार इनके साथ चलना चाहती है, हमें अपने चेयरमैन साहब पर पूरा भरोसा है, हमने पूरी अथॉरिटी दी है। तो मैं अब दरख्वास्त करूँगा रुजा साहब से, क्योंकि वो मिलकर आए हैं और आगे भी इनको संकेत मिल रहे हैं मिलने के, तो मैं ये चाहूँगा कि आपको वो ब्रीफिंग करें कि वो कल क्या संकेत थे, पॉजिटिव किस किस्म के संकेत थे, क्योंकि मैं भी उनसे जानना चाहता हूँ ये बात। शुक्रिया, मेहरबानी। रुजा साहब। थैंक यू सानी साहब। दोस्तों, जैसे सानी साहब ने बताया, हर ट्रेड में, हर प्रोफेशन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। जो हमारी मीटिंग हुई 4 तारीख को, उसमें कुछ प्रॉब्लम को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जो उससे एक मेमोरेंडम भी हमने बनाया। हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो सानी साहब ने बताया, नॉन बजटिंग जो ऐड आती हैं उसकी पेमेंट हमें नहीं, वो पॉइंट और दूसरे पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया था 4 तारीख को कि कोई भी हमारा मेंबर नॉन बजटिंग जो ऐड है नहीं लगाएगा। कल एडवाइज़र साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कोरोना चल रहा है कि आप एक ही आदमी आएंगे। जैसे कि आपकी सानी साहब ने बताया, मुझे सबने मेरे पर विश्वास किया और मुझे कहा आप हमें रिप्रेजेंट कर। मैं वहाँ पर गया, मिस्टर यादव हैं जो एडवाइज़र हैं, इज ए यंग पर्सन लाइक 40 years, वेरी पॉजिटिव पर्सन, और बड़ी देर के बाद वो ऐसा अफसर मिला जो टू दी पॉइंट बात करता है और बात को जल्दी में समझता है। उन्होंने सारा मेमोरेंडम पढ़ा और 1-2 बातों के लिए तो उन चीज़ में उन्होंने एश्योर कर दिया। बाकी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही इन चीज़ों पर भी गौर करें। आज जब हम यहाँ पर आ रहे थे, सुबह का 3-4 बार फोन आ गया और वही कंसल्ट था, वो कहने लगे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस बारे में की है? मैंने उनको बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं मीडिया की उनके बारे में। उनका मैं वो कहने लगे मैं डिनर गया हुआ था, आप मेरे से कभी शाम को मिले और शाम को मैं कोशिश करूँगा मैं और सानी साहब या 1-2 नुमाइंदे और हमारे जाकर उनको मिले, ताकि उनको नॉलेज भी आए कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। सानी साहब ने अभी एक बात का जिक्र किया, जो आप सबकी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस के लिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस जो है वो शराब के धर्म का अलग है। इसी तरह एक फंड बनाया था एक्साइज डिपार्टमेंट ने, कॉर्पोरेट फंड कहते हैं। हम जितना माल बेचेंगे उसका उनको एक अमाउंट का फंड देना पड़ता है, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था जितना फंड हम देंगे उतना ही फंड गवर्नमेंट अपनी किट से निकालेगी और देगी। फर्स्ट कीजिए, हमने मिलकर 1 लाख रुपया दिया तो 1 लाख का गवर्नमेंट भी उससे डालेगी और 2 लाख रुपया पर ईयर खर्च करेगी। इसी तरह हम साथ बैठे हैं, सानी साहब अपनी टीम को डिस्कस करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे अपने कंसल साहब से और एडवाइज़र साहब से और गवर्नर साहब से, आप भी एक कॉन्फ्रेंस फंड बनाइए, इसमें हमने जो आप ऐड देते हैं उसमें 1% आप काट लीजिए, और जितना अमाउंट हमारा बनेगा, हमारा योगदान होगा, उतना ही आप भी डालिए। और आप सभी का, जैसे इन्होंने बताया कि आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो किसी को ये नहीं होगा कि ये ज़्यादा पैसा सानी साहब ने दिया है या काजमी साहब ने दिया है। जितनी इनको ऐड मिलेगी उसी 1% जो है वो उनको चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा सजेशन दिया है इन्होंने, इस पर हम डिस्कस करेंगे, और हो सकता है आज शाम को ही हम कंसल साहब को ये प्रपोजल दें। बाकी मानना या मानना उनकी बात है। जैसे उन्होंने कहा, मुझे श्योर किया एडवाइज़र साहब ने कि ये आपकी प्रॉब्लम से जल्दी ही दूर हो जाएगी। अब ये 2 दिन में दूर होती हैं, 4 दिन में होती है, हम कह नहीं सकते। फिर भी एक सर्टन पीरियड के बाद अगर हमारी ये प्रॉब्लम ना हुई
तो मुझको दोबारा मिलेगी। इन द मीन टाइम हमने जो एडिशन की थी उसके था कि नॉन विजिटिंग ऐड जो है हम नहीं लगाएंगे। आज से हम नॉन विजिटिंग ऐड भी लगाएंगे, क्योंकि हमें एडवाइज़र साहब पर भरोसा है, इस गवर्नमेंट पर भरोसा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारा साथ दें। थैंक यू वेरी मच। सानी साहब कहना है आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं राजेंद्र हूँ टेक वन टेलीविजन से। ओके, बहुत अच्छी बात आपने की है, मालिक हमारा फूले फले तरक्की करे, दिन रात ड्यूटी करे। हमारे पत्रकार भाइयों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सेंट्रल ऑफ यहाँ पे ड्यूटी बढ़ गई है। ड्यूटी बढ़ने के बाद बोर्ड वेजेस आज तक भी नहीं लागू हुए हैं हमारे ड्यूटी में। इसके ज़िम्मे में आपने सरकार से कोई बात? हाँ, इसी के मतलब मैंने बताया ना, मैंने शॉर्ट में ये बताया कि जो सेंट्रल लॉज हैं वो सारे एप्लीकेबल हो गए वेलफेयर के मतलब, चाहे वो जर्नलिस्ट की वेलफेयर है चाहे बात की। तो उसके लिए सरकार हमसे क्या मदद चाहती है कि हम पूरा इंप्रेस करेंगे कि वो पूरे के पूरे फुली लागू हों। अगर सरकार को हमारे से कोई किसी चाहिए, हमसे कोई मदद चाहिए फाइनेंशियल, या वो जैसे दुनिया साहब ने सजेस्ट किया कि अगर 1% हमारी वो जितनी ऐड देते हैं उसमें काटना चाहते हैं तो वी आर रेडी, हम यहाँ पे आपसे कमिटमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट को पूरी अथॉरिटी है, तो हमारी जितनी भी पेमेंट करेंगे उसमें आपके लिए ले सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये फौरी तौर पर, क्योंकि ये काफ़ी देर से 5 अगस्त का मतलब है कि आज आप दिल्ली 14-15 महीने हो गए, तो 15 महीने से ये लागू नहीं हुआ। तो आज हम क्योंकि इकट्ठे हुए हैं सारे ही, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी और दूजा साहब की नहीं है, दूजा साहब की शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो इनको पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई साहब कम से कम हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम सब लोग बैठे हैं इकट्ठे मिल के कि साहब हम प्रॉब्लम आपकी भी डिस्कस करें, अपनी भी करें। हमने अपने आप को बता दी, वेजेस के मुताबिक हमने खुद ही उठा ली है। ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है, इस किस्म के मिनिमम वेजेस एक्ट भी हैं। जर्नलिस्ट के लिए भी मिनिमम वेजेस फिक्स हैं, उसके लिए वो रिटायर होना चाहता है उसके लिए वेजेस फिक्स हैं। तो इस किस्म के काफ़ी छोटे छोटे लॉज जो बनाए हैं सेंटर ने वेलफेयर के लिए, एक भी लागू नहीं है जम्मू कश्मीर में। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है, चाहे कैसे देनी है, किस तरह से देनी है, तो हमने अभी वो बातें आज नहीं की, क्योंकि वो उसमें कई बातों की तलखी भी आ जाएगी। फिर तो लूजा साहब का आया था कि पहले मिल लेते हैं, गवर्नमेंट अगर डेडलॉक पे नहीं आती है, अगर वो मान लेते हैं बातें, तो फिर डेडलॉक की क्या ज़रूरत है। हमको पॉलिटिकल पार्टी तो रन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमें तो मसाइल हल कराने हैं। अगर आपका मसला भी हल हो जाता है, बाकी का भी हो जाता है, तो इट इज़ वेलकम स्टेप। सो मैं समझता हूँ आज शुरुआत हुई है, शाम तक देखिए आप क्या निकलता है। अगर आपकी बात भी हो गई तो हम ये बात तो करने वाले हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। Are you preparing for IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant, but in search of an institute that provides you with quality education and helps you achieve your dreams? Well, now brings you closer to your ambition by mentoring you in the fields of IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant. First time ever in Jammu. Free 7 days trial classes and 10% quota for BPL students. So if you want to be a part of community that strives for excellence, then join Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.